मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिसे बचपन में स्कूल में पानी पीने से रोका गया और जो आगे चलकर पूरे देश के लिए अधिकारों और न्याय का संविधान लिखता है। हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। 14 अप्रैल 1891 महू में जन्म। महर जाति, जिसे उस वक्त अछूत या अनटचेबल माना जाता था। हाँ, और स्कूल के अनुभव तो हम सबने सुने ही हैं। क्लास के बाहर बैठना, खुद की टाट पट्टी लाना, और कोई उन्हें पानी तक नहीं पिलाता था। ये बातें सुनने में जितनी दर्दनाक है उतनी ही जानी पहचानी भी लगती हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल है। इस तरह का अपमान तो लाखों लोग सह रहे थे, फिर भीमराव में ऐसा क्या था कि उन्होंने इसे अपनी तकदीर मानने से इनकार कर दिया? मेरे ख्याल से जवाब उनके पिता रामजी सकपाल के असर में छुपा है। वो सेना में सूबेदार थे और कबीर पंथ को मानते थे। अच्छा। उन्होंने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया कि देखो, शिक्षा ही इस सामाजिक बीमारी का एकमात्र इलाज है। उन्होंने भीमराव के मन में ये बात बिठा दी थी कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और दूसरी तरफ वही इंसान दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। ये छलांग अविश्वसनीय है। बड़ौदा के महाराज की स्कॉलरशिप से वो अमेरिका गए, फिर लंदन। इकोनॉमिक्स में एमए, पीएचडी, फिर डीएससी, बैरिस्टर बने। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये उस व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था। बिल्कुल। और ये भी देखना दिलचस्प है कि उन्होंने विषय क्या चुने। उनकी पीएचडी थीसिस का टॉपिक था द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। और लंदन में उनकी डीएससी थीसिस थी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। वो उस वक्त भारत की आर्थिक समस्याओं की जड़ तक जा रहे थे। मतलब उन्होंने समझ लिया था कि सामाजिक गुलामी की जड़ें आर्थिक व्यवस्था में बहुत गहरी हैं। जी, उनकी शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करना नहीं था, ये लड़ाई के लिए एक तरह से हथियार जमा करने जैसा था। तो उनके पास दुनिया की बेहतरीन डिग्रियां थी, एक तरह से ज्ञान का कवच था। लेकिन सवाल यह है कि जब वो इस कवच के साथ भारत लौटे तो क्या समाज का व्यवहार बदला? बिल्कुल नहीं। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बड़ौदा महाराज के यहाँ उन्हें अच्छी नौकरी मिली, लेकिन कोई उनके हाथ से फाइल तक लेने को तैयार नहीं था। दूर से फाइलें उनकी मेज पर फेंकते थे, है ना? हाँ, और उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं मिला। इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी डिग्रियां, उनकी काबिलियत इस जाति व्यवस्था के सामने बेकार हैं। और यही उन्होंने फैसला किया कि वो नौकरी नहीं करेंगे बल्कि इस व्यवस्था को ही बदलेंगे। और यहीं से उनके सामाजिक आंदोलनों का दौर शुरू होता है। 1927 का महाड़ सत्याग्रह। हाँ, एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का संघर्ष। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं थी, है ना? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। नहीं, ये पानी की लड़ाई थी ही नहीं, ये नागरिक अधिकारों की घोषणा थी। ये इस बात का ऐलान था कि देश के हर संसाधन, चाहे वो तालाब हो, सड़क हो या मंदिर, उस पर हर नागरिक का बराबर का हक है। वो तो कानून के छात्र थे। हाँ, वो जानते थे कि ये सब प्रतीकात्मक लड़ाइयां हैं। वो समाज और सरकार दोनों को चुनौती दे रहे थे। जब उन्होंने हजारों लोगों के साथ उस चौदार तालाब का पानी पिया तो वो सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ रहे थे, वो हजारों साल पुरानी एक मानसिक गुलामी को तोड़ रहे थे। बिल्कुल। इसी तरह 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन और फिर मनुस्मृति को जलाना, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। लेकिन क्या इससे कट्टरपंथियों को और भड़काने का खतरा नहीं था? ये एक जोखिम भरा कदम नहीं था? बहुत जोखिम भरा कदम था। लेकिन अम्बेडकर का मानना था कि बीमारी का इलाज करने के लिए पहले ये मानना पड़ता है कि बीमारी है। मनुस्मृति उस भेदभाव को धार्मिक और कानूनी मान्यता देती थी। उसे जलाकर अम्बेडकर ये कह रहे थे कि हम इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को सिरे से खारिज करते हैं। ये एक रैडिकल एक्ट था। बिल्कुल, जिसका मकसद सोए हुए समाज को झकझोरना था। वो जानते थे कि इससे टकराव बढ़ेगा, लेकिन उनका मानना था कि बिना टकराव के सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है।
इन सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ वो राजनीतिक मैदान में भी उतर चुके थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन, हाँ, जहां वो दलितों के प्रतिनिधि बनकर गए। और यहीं पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी। ये मांग इतनी विवादास्पद क्यों थी? इसका असल में मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कुछ सीटों पर सिर्फ दलित उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्हें वोट भी सिर्फ दलित ही देंगे। अच्छा। आम्बेडकर का तर्क बहुत सीधा था। वो कहते थे कि जॉइंट इलेक्टोरेट में जहां सब मिलकर वोट देते हैं, एक दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए सवर्ण वोटों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो फिर वो उनकी आवाज नहीं उठा पाएगा? बिल्कुल, वो चुना हुआ प्रतिनिधि दलितों की आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अगली बार फिर उन्हीं सवर्णों से वोट मांगना है। सेपरेट इलेक्टोरेट से चुना गया प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ दलितों के प्रति जवाबदेह होता। लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि ये वोट के आधार पर बंटवारा हिंदू समाज को हमेशा के लिए तोड़ देगा। जी। और इसी के चलते 1932 का मशहूर पूना पैक्ट हुआ। इसे अक्सर गांधी जी की जीत और अंबेडकर के समझौते के तौर पर देखा जाता है। क्या ये आकलन सही है? ये एक बहुत बहुत जटिल सवाल है। देखिए, गांधी जी के आमरण अनशन की वजह से अंबेडकर पर भारी दबाव था। उन पर देश को तोड़ने का आरोप लग रहा था। तो उन्हें झुकना पड़ा? हाँ, ये सच है। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी, लेकिन बदले में जो मिला वो ऐतिहासिक था। उन्हें मिली आरक्षित सीटें, रिजर्व सीट्स। हाँ, और वो भी उनकी मांग से लगभग 2 गुनी। सेपरेट इलेक्टोरेट में 71 सीटें मिल रही थीं, पूना पैक्ट में 148 सीटें मिली। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने अपना सबसे मजबूत हथियार तो छोड़ दिया, लेकिन बदले में दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक ऐसी नींव रख दी जो आज तक भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा है। यह हार नहीं, एक बहुत मुश्किल राजनीतिक सौदेबाजी थी। और इन सभी संघर्षों का निचोड़ हमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका में दिखता है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्हें संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये अपने आप में एक क्रांति थी। बिल्कुल। जिस इंसान को समाज ने हर अधिकार से वंचित रखा, उसी को पूरे देश के लिए अधिकार लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाने में अपनी पूरी जान लगा दी। उन्होंने संविधान की आत्मा में समानता और न्याय को स्थापित किया। अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को एक अपराध घोषित करता है, वो सिर्फ एक कानून नहीं है। नहीं, वो उनके जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ है। उन्होंने कानून के सामने बराबरी, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया। एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो भारत की डाइवर्स रियलिटी को एक फ्रेमवर्क में बांधता है। लेकिन यहाँ एक पहलू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, उनका आर्थिक विजन। हम उन्हें संविधान निर्माता तो मानते हैं, पर एक टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट के तौर पर भूल जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई की स्थापना में उनकी भूमिका थी, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अंबेडकर के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय 2 अलग-अलग लड़ाइयाँ नहीं थी। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। अच्छा? उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, ये गरीबों को महंगाई की मार से बचाने का एक ब्लूप्रिंट था। कैसे? वो जानते थे कि अगर रुपया स्थिर नहीं होगा तो सबसे ज्यादा चोट उसी दलित और मजदूर वर्ग को लगेगी जिसके अधिकारों के लिए वो लड़ रहे थे। हिल्टन यंग कमीशन ने उन्हीं की किताब के आधार पर आरबीआई बनाने की सिफारिश की थी। और सिर्फ आरबीआई ही नहीं, दामोदर घाटी परियोजना, मजदूरों के काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे करना, भारत की जल नीति और पावर ग्रिड का विजन, इन सब के पीछे उनकी सोच थी। बिल्कुल। क्योंकि वो समझते थे कि सिर्फ राजनीतिक आजादी और सामाजिक अधिकार काफी नहीं है। जब तक देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, तब तक आजादी अधूरी है। वो औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहुत बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि जब दलित गांवों की सामंती जाति व्यवस्था से निकलकर शहरों की फैक्ट्रियों में काम करेंगे तो उनकी जाति की पहचान कमजोर पड़ेगी और उनकी वर्ग यानी क्लास की पहचान मजबूत होगी। जी, ये सामाजिक न्याय का एक इकोनॉमिक मॉडल था। अपने जीवन के आखिरी दौर में डॉक्टर अंबेडकर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन था या इसके पीछे भी कोई गहरी सोच थी? ये उनके जीवन भर के संघर्ष का, आप कह सकते हैं कि एक तार्किक अंत था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के अंदर सुधार की कोशिश की, मंदिर प्रवेश आंदोलन किए, बातचीत की, लिखा।
लेकिन कुछ बदला नहीं। अंत में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जाति व्यवस्था इस धर्म की संरचना में इतनी गहराई तक जुड़ी हुई है कि इसे सुधारना नामुमकिन है। बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला अचानक नहीं था। उन्होंने दुनिया के सभी बड़े धर्मों का सालों तक अध्ययन किया था। तो फिर बौद्ध धर्म ही क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्हें वो 3 चीजें मिली जो उनके लिए सबसे जरूरी थी: समानता, तर्क और करुणा। अच्छा। बौद्ध धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है। वो ईश्वर और आत्मा जैसी काल्पनिक बातों की जगह तर्क को महत्व देता है, और उसका मूल सिद्धांत करुणा है। ये उनके आधुनिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी विचारों से पूरी तरह मेल खाता था। तो ये हिंदू धर्म का सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि समानता पर आधारित एक नए समाज की खोज की तरफ एक कदम था। बिल्कुल। इस ऐतिहासिक घटना के कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनका संदेश, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी जिंदा है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। हाँ? शिक्षित बनो ताकि तुम अपने अधिकारों को समझ सको, संगठित रहो क्योंकि बिना संगठन की कोई शक्ति नहीं है, और जब तुम शिक्षित और संगठित हो जाओ तब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो ये थी डॉक्टर अंबेडकर की कहानी। एक लड़के से जिसे कुएं से पानी लेने का हक नहीं था, उस महापुरुष तक जिसने पूरे देश के लिए अधिकारों और न्याय का एक सागर लिख दिया। उन्होंने हमें एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तो दिया, लेकिन जाते जाते एक विचार भी छोड़ गए। और आज के समय में सोचने वाली बात यह है कि हम अंबेडकर को कैसे याद रखें। क्या सिर्फ एक मूर्ति या एक छुट्टी के तौर पर, या फिर उनके विचारों की कसौटी पर अपने समाज और अपने सिस्टम को लगातार परखते रहें? शायद असली श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके उठाए गए सवालों से आज भी जूझते रहें। सवाल ये कि क्या कानूनी बराबरी ही सामाजिक बराबरी है, और क्या आर्थिक विकास के बिना सामाजिक न्याय संभव है? ये सवाल आज भी उतने ही अधूरे हैं जितने उनके समय में थे।